आज के क्लास में हम लोग साख मुद्रा पर नियंत्रण की परिमाणात्मक या संख्यात्मक विधियों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में ये चर्चा किए थे, ये समझे थे कि साख मुद्रा पर नियंत्रण करने वाले विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक कौन सी विधि? तो परिमाणात्मक या संख्यात्मक विधि, और दूसरी गुणात्मक या चयनात्मक विधि। हम लोग ये समझ चुके थे कि कौन कौन सी विधियाँ परिमाणात्मक विधियाँ हैं और कौन कौन सी विधियाँ गुणात्मक विधियाँ हैं। हम लोग ये जाने हैं कि साख मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए जो परिमाणात्मक विधियाँ हैं, इसी को संख्यात्मक विधि भी कहते हैं, इसी को मात्रात्मक विधि भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 6 विधि है। साख मुद्रा पर नियंत्रण की 6 विधियों को परिमाणात्मक विधियों के श्रेणी में लाया जाता है। वो कौन कौन सी है? तो पहला बैंक दर की नीति, दूसरा खुले बाजार की नीति, तीसरा CRR, चौथा SLR, पांचवा रेपो रेट और छठा रिवर्स रेपो रेट। आज के चर्चा में हम लोग बैंक दर से लेकर रिवर्स रेपो रेट तक सारी विधियों पर एक विस्तृत एक डिटेल चर्चा करेंगे। इससे किस किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम अपने चर्चा को केंद्रित करेंगे। चलिए पहले हम लोग ये जान लें कि जो साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियां हैं, साख नियंत्रण की जो गुणात्मक विधियां हैं, उन गुणात्मक विधियों का उद्देश्य क्या होता है। तो साख मुद्रा के नियंत्रण की जो परिमाणात्मक विधियां हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य है साख की कुल मात्रा पर नियंत्रण करना। साख मुद्रा के कुल मात्रा पर नियंत्रण करने के लिए परिमाणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली बात हम लोग देख लिए कि साख की कुल मात्रा पर नियंत्रण करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ये जानना है कि ये जो परिमाणात्मक विधियां हैं, सभी उद्योग और व्यापार पर एक समान लागू होता है। अब चलिए हम लोग अपनी चर्चा को बैंक दर से शुरू करें। ये जाने कि बैंक दर क्या है और बैंक दर साख मुद्रा पर नियंत्रण कैसे करता है। बैंक दर का मतलब है, बैंक दर या बैंक रेट वह रेट है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक संकट के समय जिस दर पर देश के व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, वह दर बैंक रेट कहलाता है। फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। देखिए कि बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर देश के व्यापारिक बैंकों को संकट के समय सेंट्रल बैंक ऋण देता है। ये दर कहलाता है बैंक रेट या बैंक दर। बैंक दर का सीधा संबंध मार्केट रेट से। तो पहले समझना है कि आखिर बैंक रेट का रिलेशन मार्केट रेट से या बाजार दर से कैसे है। बाजार दर, तो पहले हम लोग जान लें कि ये बाजार दर क्या है, मार्केट रेट क्या है। बाजार दर का मतलब है वह दर जिस दर पर व्यावसायिक बैंक अपनी ग्राहकों को उधार देते हैं, वह दर कहलाता है बाजार दर। हम रिपीट कर लें, हम लोग देखें कि बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर संकट के समय सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को उधार देता है, कर्ज देता है, बैंक रेट कहलाता है। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट या बट्टे की दर भी कहा जाता है। डिस्काउंट रेट किसको कहते हैं? तो बैंक रेट को कहते हैं। बाजार दर के बारे में हम लोग क्या देखें कि बाजार दर वह दर होता है जिस दर पर, बाजार दर वह दर होता है जिस दर पर व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उधार देगा, ये बाजार दर कहलाएगा। हम लोगों को कॉमर्शियल बैंक जिस रेट से उधार देगा, वह रेट मार्केट रेट कहलाएगा। जब देश का केंद्रीय बैंक ये महसूस करता है कि साख मुद्रा के संकुचन की जरूरत है, साख मुद्रा के मात्रा को कम करने की जरूरत है, तो केंद्रीय बैंक
बैंक दर को बढ़ा देता है। केंद्रीय बैंक क्या करेगा? साख मुद्रा का संकुचन करने के लिए बैंक रेट को बढ़ाएगा। जब बैंक रेट बढ़ेगा तो व्यावसायिक बैंकों को कर्ज लेने के लिए अधिक ब्याज देना होगा। जब बैंक रेट बढ़ गया तो व्यावसायिक बैंकों को उधार लेने के लिए अपेक्षाकृत पहले से ज़्यादा ब्याज देना होगा। तो जब व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उधार देने लगेंगे तो व्यावसायिक बैंक भी अपनी मार्केट रेट को, अपने बाजार दर को बढ़ा देंगे। जब बैंक रेट बढ़ेगा तो मार्केट रेट बढ़ेगा। मार्केट रेट बढ़ने से लोग कम उधार लेना चाहेंगे। इस प्रकार से इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा का संकुचन हो जाएगा। अब इसके विपरीत सोचिए, केंद्रीय बैंक साख मुद्रा का विस्तार करना चाहेगा। केंद्रीय बैंक जब साख मुद्रा का विस्तार करना चाहेगा तो बैंक दर को घटा देगा। बैंक दर के घटने से व्यावसायिक बैंकों को सस्ता में उधार मिल जाएगा, और जब व्यावसायिक बैंक उधार देने लगेंगे तो अपने मार्केट रेट को भी घटा देंगे। मार्केट रेट के घटने से लोग अधिक उधार लेना चाहेंगे और अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा का विस्तार हो जाएगा। हम रिपीट करें, हम लोग अभी तक देखें कि बैंक दर वह दर है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक संकट के समय व्यावसायिक बैंकों को उधार दिया, बैंक दर कहलाया। जिस दर पर व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उधार दिए, बाजार दर कहलाया। हम लोग ये भी समझे कि जब बैंक दर बढ़ेगा तो बाजार दर बढ़ेगा। बाजार दर के बढ़ने से लोग कम उधार लेना चाहेंगे। बैंक दर घटेगा तो बाजार दर घटेगा, तो बाजार दर के घटने से लोग ज़्यादा उधार लेना चाहेंगे। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बना वो ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि केंद्रीय बैंक बैंक दर को कब बढ़ाता है? केंद्रीय बैंक बैंक दर में वृद्धि कब करना चाहेगा? साख मुद्रा का संकुचन करने के लिए, साख मुद्रा को कम करने के लिए, साख मुद्रा की मात्रा को घटाने के लिए केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ाएगा। जब संकुचन करना होगा, साख मुद्रा का संकुचन करना होगा तो बैंक दर को बढ़ा देगा, और जब विस्तार करना होगा साख मुद्रा का तो साख मुद्रा का विस्तार करने के लिए बैंक दर को घटा देगा। तो हम लोग ये चर्चा किए कि साख मुद्रा का विस्तार करने के लिए बैंक दर को घटाया जाता है, साख मुद्रा का विस्तार करने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है। फिर हम लोग चर्चा किए कि बैंक दर और बाजार दर में कैसा रिलेशन है, तो बैंक दर में और बाजार दर में धनात्मक संबंध। बैंक दर बढ़ेगा तो बाजार दर भी बढ़ेगा, बैंक दर घटेगा तो बाजार दर भी घटेगा। तो हम लोग बैंक रेट को समझ लिए। अभी प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में बैंक रेट है 4.65%। बैंक दर कितना है? तो 4.65%। हम लोग ये बात जानते हैं कि चूंकि मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 2 महीने में होती है, इसलिए बैंक रेट या CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी हर 2 महीने में चेंज हो सकता है। ये बात हम लोगों को पता है कि उर्जित पटेल के RBI का गवर्नर बनने के बाद मौद्रिक नीति के समीक्षा में एक परिवर्तन हुआ कि मौद्रिक नीति की समीक्षा 2 महीने में होने लगा। इसके पहले अगर बात किया जाए तो मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 3 महीने में होता था, लेकिन उर्जित पटेल जब से RBI के गवर्नर बने तो इसका समीक्षा, मौद्रिक नीति की समीक्षा 2 महीने में होने लगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बैंक रेट की बात किया जाए तो बैंक दर है 4.65%। अब चलिए हम लोग परिमाणात्मक विधि में दूसरी विधि को समझ लें। साख मुद्रा पर नियंत्रण की दूसरी परिमाणात्मक विधि है खुले बाजार की क्रिया। दूसरी विधि को समझना है खुले बाजार की क्रिया। इसी को हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को सही करने के लिए पहले ढंग का कॉन्सेप्ट की जरूरत है। एकदम कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर कट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव सही करना बहुत सरल काम है।
तो हम लोग पहले समझ लें कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या। हम लोग ये बात जानते हैं कि सेंट्रल बैंक गार्जियन होता है कॉमर्शियल बैंकों का। सेंट्रल बैंक गार्जियन होता है किसका? तो कॉमर्शियल बैंक का। अच्छा ये बात बताइए, कोई भी गार्जियन क्या अपने बच्चों से कंपटीशन करेगा? जैसे स्टूडेंट के लिए गार्जियन कौन है? तो स्टूडेंट का गार्जियन उसके माता पिता हैं, स्टूडेंट का गार्जियन उसके टीचर भी हैं। तो टीचर और आपके माता पिता आपके साथ कभी भी कंपटीशन नहीं करते हैं। आपकी तरक्की से आपके माता पिता और आपके टीचर बहुत खुश होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेंट्रल बैंक गार्जियन है किसका? कॉमर्शियल बैंक का। तो आमतौर पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों के साथ कंपटीशन नहीं करता है, लेकिन साख मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए जब देश का केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के साथ कंपटीशन करने लगेगा, प्रतियोगिता करने लगेगा, तो इस नीति को हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की नीति कहते हैं। हम रिपीट करें, साख मुद्रा पर जब नियंत्रण करना होता है, क्रेडिट मनी पर जब कंट्रोल करना होता है, तो देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के साथ प्रतियोगिता करने लगेगा, प्रतिस्पर्धा करने लगेगा। इस पॉलिसी को हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रिया। अब ध्यान से समझिएगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से केंद्रीय बैंक क्या करता होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से देश का सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों के नगद कोष को प्रभावित कर देता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नगद कोष को प्रभावित करता है। वो कैसे? केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार में जाकर प्रतिभूतियों का, ट्रेजरी बिलों का या स्वीकृत पत्रों का ये क्रय विक्रय करने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले कि केंद्रीय बैंक क्या करेगा? मनी मार्केट में जाएगा और मनी मार्केट में जाकर के ये प्रतिभूतियों का, ट्रेजरी बिलों का ये क्रय और विक्रय करने लगेगा। अब सोचिए, केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का विक्रय कब करता है? केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का क्रय कब करता है? केंद्रीय बैंक जब अपने प्रतिभूतियों का विक्रय करने लगेगा तो सोचिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां बेचने लगेगा, अपनी प्रतिभूतियों को या ट्रेजरी बिल को वह बेचने लगेगा, तो लोग चाहेंगे कि केंद्रीय बैंक की प्रतिभूतियां खरीद लें। तो लोग केंद्रीय बैंक के ट्रेजरी बिल को, केंद्रीय बैंक के प्रतिभूति को खरीदने के लिए क्या करेंगे? व्यावसायिक बैंकों में जो पैसा जमा रखे थे वहां से पैसा निकालेंगे और केंद्रीय बैंक के प्रतिभूति को खरीद लेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? व्यावसायिक बैंकों का जो नगद कोष है ये घट गया। जब केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार में जाकर अपनी प्रतिभूतियां बेचने लगेगा तो क्या होगा? लोग अपना पैसा व्यापारिक बैंकों से निकालकर केंद्रीय बैंक के प्रतिभूतियों को खरीदेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापारिक बैंकों का जो नगद कोष है वो घट गया। जब व्यावसायिक बैंकों के पास नगद घट जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि व्यापारिक बैंक उधार भी कम देने सकेंगे। अब इसका उल्टा सोचिए, केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदने लगा, मुद्रा बाजार में गया और वह प्रतिभूतियों को खरीदने लगा। तो जब प्रतिभूतियां वो खरीदेगा तो लोग जो बेचेंगे अपनी प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंक के पास, तो लोगों को के पास पैसा आएगा और जब लोगों के पास पैसा आया तो लोग अपने पैसे को जाके कॉमर्शियल बैंक के पास जमा कर देंगे। इससे कॉमर्शियल बैंकों का नगद कोष बढ़ेगा और कॉमर्शियल बैंकों के पास अगर नगद कोष बढ़ गया तो व्यावसायिक बैंकों के उधार देने की क्षमता भी बढ़ जाएगा। चलिए हम एक बार रिपीट करते हैं, ये खुले बाजार की नीति क्या है। हम लोग चर्चा किए केंद्रीय बैंक गार्जियन है किसका? व्यावसायिक बैंक का।
साधारण सिचुएशन में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के साथ कोई कंपटीशन नहीं करता है, लेकिन साख मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के साथ कंपटीशन करने लगेगा। इस नीति को हम लोग कहते हैं खुले बाजार की नीति। खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से केंद्रीय बैंक क्या करेगा? व्यापारिक बैंकों की नगद कोष को प्रभावित कर देगा। तो अब चलिए हम लोग संवैधानिक तरलता अनुपात को समझने का प्रयास करें। ये वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर क्या है? तीसरा, वैधानिक तरलता अनुपात, इसे हम लोग कहते हैं एसएलआर। पहले ध्यान से समझना है कि ये एसएलआर क्या है और एसएलआर के माध्यम से केंद्रीय बैंक साख मुद्रा पर नियंत्रण कैसे करता होगा। एसएलआर का या वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब है कॉमर्शियल बैंकों को अपने जमा धन का एक निश्चित भाग, कॉमर्शियल बैंकों को अपनी मांग जमा का, मांग डिपॉजिट का और अपने फिक्स डिपॉजिट का एक निश्चित भाग अपने पास ही नगद के रूप में रखना पड़ता है। ये कहलाता है वैधानिक तरलता अनुपात। रिपीट करते हैं, हम लोग देखें व्यावसायिक बैंकों को अपनी मांग जमा का और अपने सावधि जमा का, अपने डिमांड डिपॉजिट का और अपने फिक्स डिपॉजिट का एक निश्चित भाग कहाँ रखना पड़ेगा? खुद के पास रखना पड़ेगा। ये कहलाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। सवाल है कि आखिर खुद के पास अपने जमा धन का एक निश्चित भाग कैश के रूप में लिक्विड फॉर्म में क्यों रखना पड़ता है? इसका कारण है कि जब ग्राहक अपना पैसा बैंकों के पास निकालने के लिए जाएं तो ग्राहकों को कॉमर्शियल बैंक भुगतान कर नहीं सके, इसलिए अपने जमा धन का एक निश्चित भाग बैंक को अपने पास ही नगद के रूप में रखना पड़ेगा। ये कहलाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात की पहले एक मिनिमम सीमा निर्धारित किया गया था और वो मिनिमम सीमा था 25%। मतलब यदि बैंकों के पास 100 रुपया जमा होता फिक्स डिपॉजिट में और डिमांड डिपॉजिट में, तो उसका 25% कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास तरल रूप में, नगद रूप में, लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता था। लेकिन ये जो न्यूनतम सीमा है ये 2007 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। मतलब पहले ये तय था कि कम से कम कितना परसेंट उनको अपने पास नगद रखना पड़ता था, तो 25% रखना पड़ता था। एसएलआर की न्यूनतम सीमा थी 25%। ये कब समाप्त किया गया? तो हम लोग देखें, ये 2007 से एसएलआर की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दिया गया। 1997 से लेकर 2007 ईस्वी तक इसकी न्यूनतम सीमा 25% थी और 25% बैंक अपने पास मेंटेन रखते थे। लेकिन 2007 ईस्वी में इसकी जो न्यूनतम सीमा का जो बंदिश था ये समाप्त कर दिया गया। अब जो एसएलआर है वो 25% से भी कम हो सकता है। इसकी मैक्सिमम सीमा अभी भी तय है। केंद्रीय बैंक एसएलआर को अधिकतम कितना परसेंट तक कर सकता है? तो 40% बढ़ा सकता है। एसएलआर मैक्सिमम सेंट्रल बैंक 40% तक कर सकता है। तो हम लोग अभी तक जो चर्चा किए कि एसएलआर कम से कम 25% रखने की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित था जो 2007 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। एसएलआर की अधिकतम सीमा तय है, इसकी अधिकतम सीमा है 40%। मतलब देश का सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है ये एसएलआर को 40% तक बढ़ा सकता है। हम लोग ये चर्चा किए 2007 में ही इसकी न्यूनतम सीमा समाप्त हो गई है और अभी एसएलआर है, अभी एसएलआर कितना है? तो एसएलआर है
18.50%, 18.5% अभी SLR है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग बैंकों के पास 100 रुपया रखेंगे तो उसका 18.5 रुपया बैंकों को अपने पास नगद के रूप में रखना पड़ेगा। हम एक बार रिपीट कर लें, हम लोग SLR में जो चर्चा किए कि व्यवसायिक बैंकों को अपनी मांग जमा का और अपने सावधि जमा का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, अपनी मांग जमा का और अपने सावधि जमा का एक निश्चित भाग उनको कहाँ रखना पड़ेगा? अपने पास। किस रूप में? नगद के रूप में, लिक्विड फॉर्म में। क्यों नगद के रूप में? ताकि ग्राहक जब भी अपने पैसे निकालने के लिए जाए तो बैंक ग्राहकों को भुगतान करने सके, बैंक अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकें, इसलिए इनको अपने पास नगद मुद्रा भी रखना पड़ता है। इसकी न्यूनतम सीमा निर्धारित थी कितना? 25%, लेकिन न्यूनतम सीमा का ये जो बाउंड्री है वो समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 2007 में। इसकी अधिकतम सीमा समाप्त नहीं किया गया है। केंद्रीय बैंक SLR को मैक्सिमम 40% तक बढ़ा सकता है। अभी SLR कितना है? तो हम लोग चर्चा की वर्तमान समय में SLR 18.5% है। अब चलिए हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि SLR के बढ़ने या घटने से जब केंद्रीय बैंक SLR को घटाता या बढ़ाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे यहां ध्यान से देखिएगा, अभी SLR है 18.5%, अभी वैधानिक तरलता अनुपात कितना परसेंट है? तो हम लोग देखें 18.5% है। मान लीजिए केंद्रीय बैंक SLR को बढ़ा दिया, केंद्रीय बैंक SLR को बढ़ा के कर दिया 25%। अब क्या होगा? व्यवसायिक बैंकों को अपने जमा धन का ज्यादा भाग अपने पास नगद रखना पड़ेगा। मतलब व्यवसायिक बैंकों के साख निर्माण की क्षमता घटेगा। जब केंद्रीय बैंक SLR को बढ़ाता है तो व्यवसायिक बैंकों के उधार देने की क्षमता घट जाती है। SLR के बढ़ने से व्यवसायिक बैंकों के उधार देने की क्षमता घटेगी। साख मुद्रा का जब केंद्रीय बैंक संकुचन करना चाहेगा, साख मुद्रा की मात्रा को केंद्रीय बैंक घटाना चाहेगा तो SLR को बढ़ा देगा। मतलब साख मुद्रा की मात्रा को कम करना चाहेगा तो SLR को बढ़ा देगा। इसके विपरीत जब साख मुद्रा का विस्तार करना चाहेगा तो साख मुद्रा का विस्तार करने के लिए SLR को घटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी 18.5%, अगर इसको घटा के 10% कर दिया जाए, इसका मतलब है कि व्यापारिक बैंकों को अपने जमा धन का कम भाग अपने पास नगद रखना पड़ रहा है। मतलब व्यवसायिक बैंक अब ज्यादा उधार दे सकते हैं, अधिक साख मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं। तो SLR के घटने से क्या हो रहा है, SLR के बढ़ने से क्या हो रहा है, SLR किस सिचुएशन में घटाया जा रहा है, किस सिचुएशन में बढ़ाया जा रहा है, ये हम लोग समझें। वर्तमान समय में SLR का रेट क्या है? 18.5%। इसकी मिनिमम सीमा कितना थी? 25%। इसकी अधिकतम सीमा 40%। अधिकतम सीमा में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, लेकिन न्यूनतम सीमा का जो बाउंड्री लाइन है उसको समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया गया? 2007 ईस्वी में समाप्त किया गया। अभी 18.5% SLR है। अब चलिए हम लोग साख नियंत्रण की चौथी विधि को समझें। चौथी विधि क्या है? तो चौथी विधि यहां से बहुत ऑब्जेक्टिव बनेंगे। चौथा विधि है CRR, नकद कोषानुपात, कैश रिजर्व रेशियो। पहले समझना है कि ये कैश रिजर्व रेशियो क्या चीज है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि देश के व्यापारिक बैंकों को अपने जमा धन का एक निश्चित भाग सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। ये CRR कहलाता है। रिपीट करते हैं, व्यापारिक बैंकों को अपने जमा धन का एक निश्चित भाग कहाँ रखना पड़ेगा? केंद्रीय बैंक के पास। क्यों रखना पड़ेगा? ताकि केंद्रीय बैंक को डिफॉल्टर होने से बचाया जाए।
केंद्रीय बैंकों को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए व्यावसायिक बैंकों का एक भाग सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, ये CRR कहलाता है, ये नगद कोषानुपात कहलाता है, ये कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। अभी अगर वर्तमान समय में बात किया जाए तो CRR 3% है। CRR कितना परसेंट है? तो 3%। CRR की वर्तमान दर 3% है। CRR केंद्रीय बैंक बढ़ा भी सकता है, केंद्रीय बैंक CRR को घटा भी सकता है। जब केंद्रीय बैंक को साख मुद्रा का विस्तार करना होता है, केंद्रीय बैंक चाहता है कि व्यापारिक बैंक और उधार दें, ज़्यादा उधार दें, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? CRR को घटा देगा। जैसे अभी 3% है, इसको 2% कर दिया, इसको घटा के 2% कर दिया। जब CRR घट गया तो व्यापारिक बैंकों को अपने जमा धन का कम भाग केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा अपने पास रखेगा, व्यापारिक बैंकों का नगद कोष बढ़ जाएगा, तो व्यापारिक बैंक ज़्यादा उधार देने सकेंगे। ये क्या कहलाया? CRR। हम लोग देखें, व्यापारिक बैंकों को अपने जमा धन का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ रहा है, ये क्या कहला रहा है? ये कहलाता है नगद कोषानुपात। अपने जमा धन का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास रख रहा है, नगद कोषानुपात कहलाएगा। अभी नगद कोषानुपात कितना है? 3% है। साख मुद्रा का विस्तार करना चाहेगा तो CRR को केंद्रीय बैंक घटा देगा। साख मुद्रा का संकुचन करना चाहेगा, साख मुद्रा की मात्रा को घटाना चाहेगा, तो CRR को बढ़ा देगा। अभी 3% है, मान लीजिए CRR अब 10% हो गया, तो बैंकों को अपने जमा धन का ज्यादा भाग कहाँ रखना पड़ रहा है? तो केंद्रीय बैंक के पास। इससे व्यापारिक बैंकों के उधार देने की क्षमता घट जाती है। तो हम लोग CRR को समझ लिए। CRR से एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा। CRR की वर्तमान दर कितना है? 3% है। साख गुणक इक्वल टू 1/CRR। यहां से कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं, यहां से कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने हैं। साख गुणक निकालने का तरीका क्या है? 1/CRR। अगर CRR अधिक होगा तो साख गुणक अधिक होगा। तो साख गुणक निकालने का फार्मूला क्या था? 1/CRR। साख गुणक और CRR में कैसा रिलेशन? तो इनवर्स रिलेशन। हम लोग कह सकते हैं कि CRR के व्युत्क्रम को हम लोग साख गुणक कहते हैं। मान लीजिए CRR दिया हुआ रहे और आपको साख गुणक निकालने कर दे, तो आप निकाल लेंगे आसानी से। अगर साख गुणक दिया हुआ रहेगा तो आप CRR भी निकाल सकते हैं। साख गुणक दिया हुआ रहेगा तो CRR निकाल लेंगे, CRR दिया हुआ रहेगा तो साख गुणक निकाल लेंगे। तो यहाँ से न्यूमेरिकल कैसा हो सकता है ये देख लीजिए। CRR दिया हुआ रहेगा, आपको साख गुणक निकालने के लिए कर देगा। साख गुणक दिया हुआ रहेगा, आपको CRR निकालने के लिए कर देगा। यहाँ प्रश्न बनेगा कि साख गुणक होता है 1/SLR, 1/बैंक रेट, 1/CRR। तो हम लोग देख लिए 1/CRR। साख गुणक कैसे निकाले? 1/CRR। हम लोग CRR तक अपनी चर्चा को समाप्त कर चुके हैं, समझ लिए हैं CRR क्या है। वर्तमान में CRR कितना परसेंट है? 3% है। SLR कितना है? 18.5% है। अब चलिए हम लोग पांचवा इंस्ट्रूमेंट को समझे। पांचवा उपकरण है रेपो रेट। ये क्या है रेपो रेट? इन दिनों केंद्रीय बैंक साख मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए रेपो रेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। पहले बहुत ज़्यादा यूज बैंक रेट का होता था, लेकिन इन दिनों बैंक रेट से अधिक प्रयोग वो करने लग गया है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब है कि वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, अति अल्प काल के लिए देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जिस दर से उधार देता है वो रेट कहलाता है रेपो रेट। फिर से सुनिएगा, अति अल्प काल के लिए, जो कुछ घंटों से लेकर मैक्सिमम 15 दिन तक के लिए हो सकता है। रेपो रेट कुछ घंटों से शुरू होता है, कुछ घंटा से लेकर 15 दिन तक।
एक बार हम रिपीट कर दें। हम लोग देखें कि देश का केंद्रीय बैंक अति अल्पकाल के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, जिस रेट से व्यापारिक बैंकों को कर्जा देगा वह रेट कहलाएगा रेपो रेट। कुछ घंटा से लेकर के ये 15 दिन तक के लिए हो सकता है। यहाँ से प्रश्न अगर रहेगा कि रेपो रेट में जो बैंक के सेंट्रल बैंक जो कर्ज देता है वो मैक्सिमम कितने दिनों के लिए? 15 दिन के लिए। कुछ घंटा से लेकर के मैक्सिमम 15 दिन तक के लिए हो सकता है। अति अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जिस दर से ऋण दिया वह कहलाया रेपो रेट। क्लियर है? रेपो रेट को एक बार ध्यान से समझिएगा कि रेपो रेट मान लीजिए केंद्रीय बैंक बढ़ा देगा। केंद्रीय बैंक यदि रेपो रेट बढ़ाएगा तो व्यावसायिक बैंकों के साख निर्माण की क्षमता घटेगी। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो व्यावसायिक बैंकों के उधार देने की क्षमता भी घट जाएगी। अब चलिए हम लोग छठा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को समझिए। ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? रेपो रेट का उल्टा। जैसे व्यावसायिक बैंकों का दिन भर का काम काज करने के बाद कुछ पैसा व्यापारिक बैंकों के पास बचा हुआ रह सकता है, तो अति अल्पकाल के लिए व्यापारिक बैंकों का धन जिस दर से सेंट्रल बैंक स्वीकार करेगा वह रेट कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का सहारा सेंट्रल बैंक क्यों लेता है? अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए। अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए, लिक्विड मनी को कम करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का सहारा लेता है। व्यापारिक बैंकों के पास जो सरप्लस पैसा रहता है उसे शॉर्ट पीरियड के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए सेंट्रल बैंक अपने पास स्वीकार लेता है और उस वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट देता है। ये रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। आज हम लोग अपने चर्चा में साख मुद्रा पर नियंत्रण करने के परिमाणात्मक या मात्रात्मक विधियों को समझे। इसके लगभग हर उपकरण पर एक विस्तृत चर्चा की है हम लोग। आप लोग इसे बहुत अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स के साथ है क्या कंडीशन कि यहाँ आपको हमेशा अपनी आंखें खोल के रखना होगा। हमेशा यहाँ डेटा चेंज होता है, कॉन्सेप्ट भले वही रहेगा लेकिन यहाँ उससे संबंधित जो आंकड़े हैं, जैसे जो रेट था, ये सब चेंज होता है और जिस समय आपका एग्जाम होगा उस समय हो सकता है कि ये बदल जाए। इसलिए आप लोगों को खुद को, अपने आप को अप टू डेट रखना है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्न में। धन्यवाद।